हरे कृष्णा टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ किस तरह से मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड इन तीनों को हरा देते हैं और एक संधि साइन करते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं जिसे। और इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन मिल जाती है। उनको अधिकार मिल जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो ज़मीन है वो वहाँ से उस भूमि से कर इकट्ठा कर सकते थे, लगान लगा सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, जिसको द्वैत शासन बोलते हैं या दोहरी शासन व्यवस्था, ये लागू हो जाती है 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल सहित बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार से कर वसूलने का अधिकार अर्थात दीवानी का अधिकार अपने पास कर लिया था। उनको टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। जबकि जो शासन का अधिकार था, जिसको निजामत का अधिकार भी कहते हैं, वो बंगाल के नवाब को दे दिया। निजामत या शासन, जैसे राज्य के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस हो गई या न्याय व्यवस्था हो गई, उस पर जो अधिकार था वो नवाब का था। इस व्यवस्था से क्या हुआ कि पूरा बंगाल अस्थिर हो गया। नवाब के पास शासन करने के लिए किसी भी तरह का वित्तीय स्रोत नहीं था। वित्तीय स्रोत यानी कि उसके पास किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं आता था, कोई लगान नहीं आता था, कोई कर नहीं आता था। कर वसूलने का राइट जो था वो अंग्रेज़ों को मिल गया। तो अंग्रेज़ कर वसूलते थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली थी। नवाब जो थे वो अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए कंपनी पर पूरी तरह से आश्रित हो गए थे और इस तरह से निजामत या जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर भी कंपनी का ही एक तरह से नियंत्रण था। प्रशासन का जो दायित्व था वो नवाब के ऊपर था, लेकिन इसका निर्वाह करने की शक्ति उसके पास नहीं थी। जब नवाब के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, तो शासन की विफलता के लिए नवाब पर दोष लगाया जा सकता है कि वो एक अच्छा शासक नहीं है, सही से शासन नहीं कर रहा है। लेकिन जो लाभ प्राप्त होता था उसका उपयोग सिर्फ कंपनी करती थी। जनता इस बीच में, इन दोनों के बीच में जनता जो थी वो बीच में पिस रही थी, क्योंकि उसके हितों की रक्षा ना तो कंपनी करती थी और ना ही नवाब। बंगाल में जब द्वैत शासन लगा हुआ था, तो इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने जनता पर मनमाने तरीके से काफ़ी अत्याचार किए, जैसे कि किसानों से अधिक राजस्व वसूल रहे हैं, ज़मीन में जितना उत्पादन नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लेना। जो शिल्प होते थे, जो शिल्पकार होते थे, जैसे उस टाइम पे औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था, मशीनें नहीं थी, सभी लोग हाथों से ही काम करते थे। कढ़ाई बुनाई का हुआ, कपड़े बनाने का, बर्तनों का, जो भी काम था। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, इनको डरा धमका कर इनका शोषण करते थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि व्यापार, वाणिज्य और कृषि से समृद्ध बंगाल, जिसके पास ये सब था, काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ पे हर तरह से समृद्धशाली था बंगाल, वो कंगाली के कगार पे पहुँच गया। कंपनी यहाँ से जो धन कमा रही थी उसको अपने लाभ के रूप में वो स्वीकार कर रही थी कि ये जो कर मिल रहा है वो हमारा लाभ है। और यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो भी अपना हिस्सा चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी जो ब्रिटिश से परमिशन लेके आई थी भारत में व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल स्टार्टेड इन 1765। 1765 में ये स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, द कंपनी एक्वायर्ड बोथ दीवानी एंड निजामत राइट फ्रॉम नजमुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। जो बंगाल का नवाब होता है नजमुद्दौला, उससे
कंपनी उससे दीवानी और निजामत दोनों का राइट ले लेती है। दीवानी यानी टैक्स कलेक्शन, निजामत यानी एडमिनिस्ट्रेशन। बट कंपनी डिड नॉट टेक ओवर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। डायरेक्ट इसको अपने अंडर में वो नहीं लेती है और बाद में जाकर के जो वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसका अंत कर देते हैं 1772 एडी में। तो यहाँ तक हमने देखा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, कॉन्टेक्स्ट इन बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में कि बंगाल में जो अंग्रेज हैं उनकी पावर किस तरह से बढ़ रही है। अंग्रेज जो हैं वो अपनी पावर को किस तरह से बंगाल में बढ़ा रहे हैं। उन्होंने टैक्स लेने का राइट अपने अंडर में कर लिया है, पूरी सत्ता उनके कब्जे में यहाँ पे आ चुकी है, यानी बंगाल को पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैसूर के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।